नमस्कार, देख रहे हैं आप खास खबर। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। शादियों में खुलेआम फायरिंग से होती मौत ने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है। खुशियों के बीच न जाने कितनी शादियां मातम में बदल गई हैं। हथियारों के बल पर ताकत का रौब दिखाना मानो चलन बन गया है और यही रौब अब लोगों को मौत तक पहुंचाने में देर नहीं करता। आखिर क्यों लोग शादियों में फायरिंग करते हैं? आखिर क्यों लोग दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं? बड़ा सवाल। शादी एक ऐसा मौका है जब दो परिवार एक होते हैं, लेकिन शादी में होती फायरिंग ने लोगों के मन में अब दहशत पैदा कर दी है। यूं कहें कि लोग शादियों में जाने से डरने लगे हैं। शादियों में फायरिंग अब एक चलन सा बन गया है। जिस शादी में फायरिंग नहीं मानो वहां जश्न नहीं। लेकिन प्रदेश सरकार ने अब शादियों में होती फायरिंग पर सख्ती शुरू कर दी है। यानी अब यदि आप शादी में हथियार ले जाने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हथियारों का ये शौक आपको हवालात तक पहुंच जा सकता है। एक रिपोर्ट फिर चर्चा। शादी एक ऐसा मौका होता है जब दो लोग अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, यारों, रिश्तेदारों और अपनों से मिलते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के हथियारों का शौक खुशियों को मातम में बदल देता है। हम बात कर रहे हैं शादियों में हर्ष फायरिंग की। शादियों में हथियारों का शौक और अपनी ताकत का जोर दिखाने के चक्कर में ना जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण पंजाब के बठिंडा का है, जहां एक महिला को हर्ष फायरिंग के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब हथियारों के शौकीनों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। बारात में या शादी में कैरी करने पे प्रतिबंध लगे। एक तो ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। दूसरा, मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी वेपन के जरिए अगर आप हवाई फायर करते हैं तो ये आईपीसी के तहत एक बहुत बड़ा ऑफेंस है और इस ऑफेंस के लिए 6 महीने की कारावास का प्रावधान है। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी से, आजकल शादियों का सीजन है, काफ़ी शादियां हो रही हैं। आपके घर परिवार में जो भी मेंबर हैं, अगर वो उत्साहपूर्वक अपने वेपन को लेकर जाना चाहते हैं, कृपया उसे बताएं कि ऐसा करना धारा 144 लगने के उपरांत गैरकानूनी होगा। सुना आपने, शादियों में हथियारों के शौकीनों पर अब सरकार की नजर रहेगी। यानी शादी में हथियार चलाना आपको हवालात के पीछे पहुंचा सकता है। हर्ष फायरिंग पर हरियाणा सरकार ने जारी की चेतावनी। शादी समारोह और खुशी के मौकों पर हथियारों का प्रदर्शन होगा बंद। धारा 144 के तहत हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाएगी पुलिस। पंजाब के बठिंडा में फायरिंग की घटना को देखते हुए सरकार का फैसला, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नियम तोड़ने पर हो सकती है 6 महीने की सजा। प्रदेश में हर साल हजारों शादियां होती हैं और इन शादियों की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हजारों लोग शादियों में फायरिंग का शिकार होते हैं। ये हम नहीं, कुछ आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं। 5 दिसंबर पानीपत में शादी समारोह में बारातियों ने जमकर फायरिंग की। शादी में वेटर को लगे गोली के छर्रे। 3 दिसंबर 2016 बठिंडा में डांस स्टेज पर फायरिंग में महिला डांसर की मौत। 15 नवंबर 2016 करनाल में एक शादी में साध्वी देवा ठाकुर ने की फायरिंग। देवा ठाकुर की फायरिंग में 5 लोग जख्मी, 1 महिला की मौत। 29 अप्रैल 2016 हिसार में विवाह समारोह में रस्म के दौरान फायरिंग, गोली लगने से दूल्हा हुआ घायल। 18 अप्रैल 2016 यमुनानगर में शादी समारोह में फायरिंग में 1 बच्चे की मौत। 15 मार्च 2016 बावल में एक शादी समारोह में फायरिंग, मामूली कहासुनी में चली गोलियां। 15 फरवरी 2016
शादी में घुड़चढ़ी के दौरान फायरिंग में एक की मौत। 12 मार्च 2015 रोहतक में शादी समारोह में फायरिंग। बारातियों की फायरिंग में एक बुजुर्ग हुआ घायल। ये तो कुछ आंकड़े हैं, लेकिन ऐसे कितने हादसे हैं जहां खुशियों के दिन हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का यह फैसला काफी अहम है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकार के फैसले से रुकेगी हर्ष फायरिंग? क्या हर्ष फायरिंग पर सरकार ने देरी से लिया है फैसला? आखिर दूसरों की जिंदगी से क्यों खेलते हैं लोग? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, खास खबर में हम इसी पर चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में जुड़ गए हमारे साथ रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और फोन लाइन पर हमारे साथ हैं एडवोकेट नम्रता गौड़। नम्रता जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, शादी ब्याह में जो इस तरीके की फायरिंग का एक चलन बन गया है और इससे जो आंकड़े हैं वो भयावह होते जा रहे हैं, सबसे पहले कि क्या कुछ कदम होने चाहिए और लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों है कि शादी में लोग इतना दिखावा करते हैं कि वो किसी की जान के दुश्मन बन जाते हैं? अभी पंजाब में आपने देखा, बठिंडा में कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, ये जो ये प्रथा है, ये जो गन लेके जाने की, एक दिखावा करने की जो लोगों में आदत पड़ गई है कि अगर मैं किसी किस्म की कोई हथियार, स्पेशली बंदूक है या कोई और इस किस्म का कोई हथियार है जो लेकर जाते हैं, और जिस तरह से लोग अपने पटाखे जलाते हैं, बॉम्ब जलाते हैं, दिवाली के अवसर पर जलाए जाते हैं, ये उसी की उस पे बड़ा मानकर कि हम तो बंदूक चलाए, दोस्त की शादी है, मेरे यार की शादी है, जो भी ऐसा वो दिखावा करने की कोशिश करते, तो ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमारी शादी की जो है रौनक बढ़ेगी और इससे जो हमारा रौब पड़ेगा कि इतने दोस्तों के पास कितने हथियार हैं, डांस भी करते हैं और फिर ऐसे गन जो है का इस्तेमाल करते हैं जिससे गोली चलती है। वैसे किसी को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनसे जो है मतलब अनजाने में ही सही किसी को गोली लग जाती है, वो घायल हो जाता है, तो कोई मर जाता है। तो अभी जैसे वो जो लड़की जो डांस कर रही थी, उसको जो गोली लगी है वो उसी टाइम बेचारी मर गई। तो ये गलत है। एक्चुअली क्या है, मैरिज पैलेस में जो बैंक्वेट हॉल होते हैं उनके अंदर ये लिखित रूप में होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस तरह का हथियार, कोई भी हथियार है, वैसे तो बंदूक की बात हो रही है, कोई भी हथियार, तलवार है, चाकू है, कैसा भी हथियार लाना ही नहीं चाहिए। और स्पेशली जो जिनकी बारात है, नॉर्मली क्या होता है, जो बारात आती है उसके साथ दूल्हे के दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो ज्यादातर ही जमाते हैं। तो उनके ऊपर एक अंकुश होना चाहिए कि जो उनके साथ बाराती आए वो खुद भी इस चीज का निरीक्षण करे कि किसी के पास ऐसा कोई हथियार ना हो। प्रशासन का तो काम है, कानून है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले जिसकी शादी में सम्मिलित होने जा रहे हैं उसको खुद अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी व्यक्ति की जान ना जाए, कोई घायल ना हो। और रही बात कानून की, देखो गैर इरादतन हत्या इसको हम बोलेंगे, जो हमारी कानूनी जो प्रक्रिया चलती है वो चलती ही है, लेकिन फिर भी अनजाने में ही सही किसी की मौत तो हो ही जाती है। तो ये जो चीज है, ये सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से, किसी भी रूप से देखो ये गलत है। सिर्फ एक मात्र अपना रौब झाड़ने के लिए, तड़ी जमाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर, क्योंकि और कोई मकसद नहीं होता। किसी की जान लेना तो मकसद नहीं है, लेकिन तड़ी और मतलब अपना रौब दिखाना, तो रौब ऐसा रौब किस काम का जिससे किसी की जो है जान चली जाए। बहुत शुक्रिया नम्रता जी इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो यह रौब किस काम का, महाराज सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले को आप कैसे देख रहे हैं और सरकार ने अब सख्ती दिखाने का जो फैसला किया है कैसे देख रहे हैं? रौब दिखाने की बात कर रहे हैं, एक तरह से लोगों ने वेपन जो लाइसेंस ले रहे हैं उसमें प्रोटेक्शन की बात कम है और स्टेटस सिंबल की बात ज़्यादा है। उसे जो कैरी करते हैं वो आप देखोगे कि उसे वो एक्सपोज भी करते हैं, तो उसमें स्टेटस सिंबल जोड़ के चलते हैं लोग। अब जहाँ तक बात है ये जो शादी में चलाने की, लाइसेंस में सिर्फ जो है दो चीज़ के लिए अब लाइसेंस मिलता है, सेल्फ प्रोटेक्शन और प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए। तो शादी में जो जा रहे हैं, जो फायरिंग कर रहे हैं, हवा में फायरिंग जो कर रहे हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस सिंबल है, ना उसमें प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की बात है, ना उसमें सेल्फ प्रोटेक्शन की बात है। अब जो चलाने की बात है, हम या तो इमरजेंसी में चलाएंगे, कहीं भी चलाएं तो वेपन, या फिर टारगेट पे चलाएंगे जो हमारे रेंज बने हुए जहाँ पे कि हम प्रैक्टिस कर सकें। तो शादी तो ना तो प्रैक्टिस का कोई वो है और ना ही वहाँ पे प्रोटेक्शन की बात है। तो इसको
जो लाइसेंस की जो शर्तें हैं उसी को ये वायलेट करती है। दूसरी बात, जो बहुत दिन तक हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं या पुलिस पर्सनल हैं या जो भी हमारे फोर्सेस से संबंध रखते हैं, वो इतने लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हैं और उनसे भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं वेपन के साथ। अब जो हमें सिविल में लाइसेंस मिलते हैं वो एक छोटे से पीरियड में हमें इससे अपना जो होम गार्ड है उसमें थोड़े दिन के लिए हम जाते हैं वहाँ पे और प्रैक्टिस करते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन की, और उसके बाद हम उसे वहाँ सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये वेपन को हैंडल करना जानता है। अब हफ्ते 10 दिन में हैंडल करना कैसे कौन सीख सकता है? तो एक तो हमें ये चाहिए कि जो ये हफ्ता 10 दिन का है इसे लंबा बढ़ाएं वो, ताकि वेपन के साथ जो लाइसेंस लेना चाहता है उसकी कम से कम दोस्ती तो बढ़े उसके साथ। अभी एक हफ्ते में क्या दोस्ती हुई वेपन के साथ, उसे कैरी करने का तरीका तो उसे आए। तो एक तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग रखी है इसे महीने से तो ऊपर होनी ही चाहिए, और नहीं तो हफ्ता 10 दिन में कोई ट्रेनिंग होती नहीं है, वेपन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हुआ, और फिर उसे ले कैरी करता है वो, और स्टेटस सिंबल के साथ उसे जोड़ता है, प्रोटेक्शन के साथ कम जोड़ता है, स्टेटस सिंबल के साथ ज्यादा जोड़ता है। अब जो आपने एक सवाल उठाया कि क्या देरी से सवाल उठाया गया है, ये तो बहुत देरी से उठाया गया है, लेकिन सरकार शायद इसलिए सोचती रही अभी तक कि वो लाइसेंस की जो शर्तें थी उन पे डिपेंड करती रही। अब एक तरह से लोगों को रिमाइंड कराया जा रहा है कि अगर आप इसे कैरी करते हो और इसको जो है स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ते हो, या जो हर्ष फायरिंग आप कह रहे हो, वो जो हर्ष फायरिंग है वो नहीं कर सकते आप, एक तरह से उनको रिमाइंडर दिया जा रहा है। तो ये तो चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त है, ये तो मैं इस तरह से लेता हूँ इसे। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त है, और बहुत अहम बातें आपकी तरफ से कही गई है। लेकिन जो प्रक्रिया है महाराज सिंह जी, इस पूरे प्रोसेस में, जैसे कि आपने लाइसेंस को लेकर कहा, ट्रेनिंग को लेकर कहा, इस प्रक्रिया की जवाबदेही आखिर कैसे तय की जाए, कैसे ये तय हो कि आगे आने वाले समय में इस तरह की चीजें ना हो? एक तो अब भी जो है लाइसेंस जो हम दिए जा रहे हैं उनमें एक तो हमें एज का भी कंसीडर करना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा एज हो उस पर दिए जाए, नए बच्चों को ना दिए जाए, वो जो 40 से ऊपर को दिए जाए या 45 से ऊपर का दिया जाए, उससे भी एक फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना आदमी है वो थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करेगा। तो ये तो ये इन्हें करना चाहिए। और जो ये ट्रेनिंग की बात मैं कह रहा हूँ कि जो अभी हफ्ता 10 दिन की है, इसे बढ़ा के महीने से ज़्यादा, और मेरी अगर माने तो कम से कम 3 महीने वेपन के साथ आदमी की दोस्ती हो, 3 महीने में तो उसे उसके बारे में पता चलेगा। तो लंबी ट्रेनिंग जब हो जाएगी तो भी उससे भी फर्क पड़ेगा, और आदमी को उससे जब तक वेपन के साथ दोस्ती नहीं है तब तक वो उसे अच्छी तरह से कैरी नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत अहम बातें इस चर्चा में सामने आ रही हैं। लेकिन क्या वाकई लोग हर्ष फायरिंग पर रोक लगाएंगे, और क्या वाकई सरकार के इस आदेश का पालन होगा? ये एक ऐसा अहम सवाल है जिस पर हम ब्रेक के उस पार चर्चा रखेंगे। जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो।
कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। गीता जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे, अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्र ये कुरुक्षेत्र ये, जन जन को बतलाएंगे गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम मनाएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। हमारा हरियाणा, स्वर्णिम हरियाणा। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। चलिए, खास खबर में हम बात कर रहे हैं हर्ष फायरिंग पर नकेल कसने की, जिसकी शुरुआत अब सरकार की तरफ से कर दी गई है। चर्चा हम लगातार जारी रख रहे हैं। राजकुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, माफ कीजिएगा, महाराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनोचिकित्सक हमारे साथ डॉक्टर संदीप राणा भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। मानसिकता की बात होती है कि लोग जो है शादियों में इतना ज्यादा दिखावा करते हैं, खासतौर पर फायरिंग के नाम पर, और यही फायरिंग जो है जान की दुश्मन बन रही है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर संदीप राणा इस जो खतरनाक चलन बन चुका है अब? हाँ, देखिए, तो सरकार का काफी स्वागत योग्य कदम है। ये बहुत बढ़िया फैसला किया, और क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है जिसमें हिंसा हो रही थी, जिसे हमें देखने को आया, हरियाणा में भी, पंजाब में भी जो है इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं, तो हमें वायलेंस को किसी भी तरीके से ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। मतलब जिसमें हिंसा हो, दूसरा जो है इससे, जैसे जो आपने अभी बताया कि दिखावे का जो चलन है, मतलब इससे ये भी कम होगा, और हिंसा की जो घटनाएं हैं, इस तरह के फंक्शंस में जो हिंसा हो जाती है, कई बार डेथ भी हो जाती है उसमें, तो इन चीजों पे कमी आएगी। चलिए डॉक्टर संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत को यहाँ पर साझा करने के लिए। और इस बीच हम सीधे अब रुक कर लेते हैं कुरुक्षेत्र का, जहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब संबोधन दे रहे हैं। सज्जन वृंद, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, प्राध्यापकगण, विद्यार्थीगण और प्रिय भाइयों बहनों, आज का ये अवसर, ये समागम जिस स्थान पर हम कर रहे हैं, समय, स्थान और अवसर के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का ये स्थान है। ये वर्ष हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष है, और आज हम
इस अवसर पर एकत्र हुए हैं। गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इस अवसर पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। ऐसे अवसर पर गीता का वह संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस संदेश को हृदयंगम करने के लिए और इस संदेश को देश विदेश प्रांत सब ओर फैलाने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर वास्तव में आदरणीय राष्ट्रपति जी को पधारना था, लेकिन गत रात्रि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता जी का अचानक निधन हुआ, जिस कारण से वो नहीं आ सके। अपनी ओर से उन्होंने मान्यवर हमारे राज्यपाल महोदय उनको आज के इस कार्यक्रम के लिए एक प्रकार से अपने प्रतिनिधि के रूप में कहा है। मैं राज्यपाल महोदय जी का अपने प्रदेशवासियों की ओर से, सभी गीता प्रेमी सज्जनों की ओर से मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ये प्रारंभ होता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के एक प्रकार से संज्ञा दी गई है। हम लोग जितने हमारे पवित्र मान बिंदु हैं, संस्कृति के मान बिंदु, उनमें कुछ नाम अगर उल्लेखनीय हो, करने हो, तो जैसे गंगा के बारे में कहा है, गंगा के तो केवल जल से ही मुक्ति प्राप्त होती है। वहीं हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के भूमि और जल, यही एक प्रकार से मोक्ष देने की शक्ति प्राप्त रखते हैं। परंतु जो कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ का जल, थल और वायु तीनों ही वास्तव में मुक्ति प्रदाता है। तो इस प्रकार से इस पवित्र स्थान के ऊपर आज हम एकत्र हुए हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, आपने इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का महत्वपूर्ण आकर्षण वो इस गीता पर अंतर्राष्ट्रीय जो सेमिनार है जिसका आज प्रारंभ हो रहा है, यह रहेगा। इस सेमिनार में देश विदेश से आए हुए सभी हमारे गीता प्रेमी, गीता मनीषी और संत महात्मा जितने यहाँ पधारेंगे, उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस सेमिनार का विषय भगवत गीता संपूर्ण जीवन प्रबंधन और विश्व बंधुत्व एवं पर्यटन प्रेरणा बड़ा ही प्रासंगिक हो रहा है। आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में अमेरिका से भाई सतपाल जी महाराज और हमारे बहुत ही विद्वान मौलाना कोकक मुस्तफा, एम्बेसडर गोयाना, हिज एक्सलेंसी डेविड गुडविन, जो फाउंडर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज श्री डेविड फ्रेंडले, डॉक्टर गुरुमूर्ति जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रजनी गोयल तथा जापान, कनाडा और ब्रिटेन से भी बहुत विद्वान इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हरियाणा इस देश के 7वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को इसका निर्माण हुआ था और एक अपनी विशिष्टता धारण किए हुए हरियाणा ये इस देश का एक समृद्ध राज्य आज है और हमें 50 वर्ष पूर्ण हुए हरियाणा के निर्माण में। इस अवसर पर हम जो स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम मना रहे हैं, उसी कड़ी में इस बार का ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव उसका एक भाग है। वर्ष भर हम इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन करेंगे जिसमें हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता और देश विदेश में भी जो हरियाणा से संबंध रखने वाले लोग, उनकी सहभागिता हम इसमें किसी न किसी रूप में कराने वाले हैं। हरियाणा की कुछ विशेषताओं में हमारे यहाँ की सांस्कृतिक पहचान, यहाँ की सरस्वती और दृश्यवती नदियों के तटों पर वेदों का, पुराणों का और उपनिषदों की जो रचना हुई है, इसी धरा पर गुरु ने सोने का हल चलाकर कृषि युग का भी शुभारंभ किया था। 5000 वर्ष से अधिक समय पहले अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक महाभारत, ये विश्व प्रसिद्ध युद्ध इसी धरा पर लड़ा गया था। इसी धर्म युद्ध के दौरान मोक्षदा एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का दिव्य संदेश
ये दिया था, जो आज भी हर मानव की प्रेरणा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मोक्षदा एकादशी की वो गीता जयंती के रूप में हम हर वर्ष मनाते हैं। गत वर्ष ये विचार आया कि अभी तक इसको कुरुक्षेत्र गीता जयंती के रूप में ही हम लोग मनाते थे, अपने हरियाणा के कुछ लोग आते थे। पिछले वर्ष कुरुक्षेत्र के साथ साथ सभी जिला केंद्रों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए। इस वर्ष इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया ताकि गीता से जुड़े हुए सभी गीता प्रेमी इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर से भाग लें और गीता जो वास्तव में जीवन का सार है, इसका संदेश देश दुनिया में भी हम लोग पहुंचा सकें। देश विदेश की इन महान विभूतियों, चिंतकों, लेखकों, दर्शन शास्त्रियों ने न केवल गीता के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाया है, बल्कि जन जन को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया है। दुनिया के मैनेजमेंट के उच्च कोटि के संस्थान, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, क्लार्क स्कूल ऑफ बिजनेस जैसी संस्थाओं में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी अपने संस्थानों की प्रगति के लिए सही और संतुलित निर्णय करने के लिए श्रीमद् गीता का निरंतर अध्ययन स्वयं करते हैं, अपने वहां लोगों को करवाते हैं। गीता केवल दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं है, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, बल्कि इसकी व्यवहारिक जीवन में भी अत्यधिक उपयोगिता है। गीता का महत्व शब्दों में वर्णन करना असंभव है। ये स्वयं भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली है और श्री हरि की ये अमृतवाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में चमत्कारी मंत्र सामर्थ्य है। मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर 21वीं सदी में गीता का जो संदेश है, ये निश्चित रूप से जीवन के कुशल प्रबंधन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में देश विदेश से आए गीता मनीषियों, गीता प्रेमियों द्वारा गीता दर्शन का जो विचार मंथन होगा, उससे देश और दुनिया में आध्यात्मिक जागृति, नैतिक जागरण और विश्व बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा। मान्यवर श्रीमद् गीता के 700 श्लोकों में 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकले थे। इसलिए देश भर के 574 जिलों में से एक एक युवा का श्लोक प्रतिनिधि के रूप में चयन किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल गीता के श्लोकों का प्रचार होगा ऐसा नहीं, बल्कि अपने देश की एकता, अखंडता के नाते से भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का अपना एक महत्व है। ये युवा अपने जिलों से अपने अपने पारंपरिक परिधान पर अपनी प्रांतीय भाषा में लिखे श्लोक को प्रचारित करते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं। मैं इन सब का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये युवा अपने साथ अपने जिले से जिले की मिट्टी भी लाए हैं। इस तरह से देश के 574 जिलों से लाई गई ये मिट्टी, इस मिट्टी से भगवान श्री कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनाई जाएगी जो राष्ट्र की विभिन्नता में एकता की प्रतीक होगी। जैसा स्वामी जी ने बताया, कल यहाँ थीम पार्क में 18,000 विद्यार्थी एक साथ अष्टादश श्लोकी गीता का उच्चारण करेंगे। वह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। इसी प्रकार 10 दिसंबर को जो अंतिम दिन इस महोत्सव का होगा, उस दिन 25 देशों में भारतीय समयानुसार सायंकाल 6 बजे से लेकर 6:15 बजे तक एक साथ ग्लोबल चांटिंग ऑफ गीता ये कार्यक्रम होगा 25 देशों में एक साथ। राज्यपाल तो कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।